और वहीं सीएम त्रिवेंद्र रावत ने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। ग्राम सभा में भी समय समय पर लोगों को प्रशिक्षित किया जाए। स्कूलों में आपदा प्रबंधन से संबंधित सप्ताह में एक क्लास की व्यवस्था हो। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए लोगों को आपदा प्रबंधन के लिए जागरूक करना जरूरी है। साथ ही साथ आगजनी घटनाओं और वर्षा काल के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना जरूरी है। आपदा की चुनौतियों का सामना करने के लिए समय समय पर मॉक ड्रिल भी कराई जाए। देखिए, मुख्यमंत्री ने बैठक की है और साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को कहा है कि आप युवाओं को तैयार कीजिए। जो युवा मुश्किल की घड़ी में तैयार हों उस आपदा से निपटने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने फिल्म अभिनेता सोनू सूद के उत्तराखंड प्रवासियों की मदद करने पर आभार जताया है और उन्हें उत्तराखंड आने का न्योता भी दिया। सूद ने शुक्रवार को मुंबई में फंसे उत्तराखंड के प्रवासियों को फ्लाइट से भिजवाने में मदद की थी। उनके इस प्रयास से प्रवासी उनके कायल हो गए। सीएम त्रिवेंद्र ने फोन पर अभिनेता सूद से बातचीत की, उनके सहयोग के लिए आभार जताया और कहा कि सूद और उनके जैसे कई धार्मिक सामाजिक संगठनों ने विभिन्न प्रदेशों के प्रवासियों को उनके राज्य में भेजने में योगदान दिया है। वो बेहद ही सराहनीय प्रयास है। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि सरकार और समाज का सहयोग इस वैश्विक महामारी को हराने में बेहद मददगार साबित होगा। इस वैश्विक संकट के बाद उन्होंने सूद को उत्तराखंड आने का न्योता भी दिया है और साथ ही साथ कहा कि उत्तराखंड में फिल्म बनाने को लेकर जो रुचि उन्होंने दिखाई है उसमें उत्तराखंड सरकार उनकी मदद करेगी, उन्हें हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। उधर अभिनेता सूद ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सीएम त्रिवेंद्र रावत से बातचीत कर अच्छा लगा। और फहीम जुड़ गए हमारे साथ में। फहीम, सोनू सूद की चारों तरफ से प्रशंसा हो ही रही है, अब खुद सीएम त्रिवेंद्र रावत ने भी उनका आभार जताया है। फहीम जी जी पूजा, अपना प्रश्न दोहराएं। फहीम, एक तरफ जहां सोनू सूद की जो सराहना है वो चारों तरफ हो रही है, दूसरी तरफ अब खुद त्रिवेंद्र रावत ने भी उनको फोन कर बधाई दी है, उनका आभार जताया है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोनू सूद से बात की है और उनको बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। पलटकर सोनू सूद ने भी उनका आभार जताया है और एक तरीके से कहा है कि मुख्यमंत्री की बात से उनका हौसला अफजाई हुई है। लेकिन इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, मतलब जो इस सारी बातचीत की जो वजह है वो ये है कि सोनू सूद जिस तरीके से अभी बाहर के लोगों को भेजने को लेकर के एक मसीहा के तौर पर उभरे हैं, तो उसमें उत्तराखंड के लोगों को भी उन्होंने भेजा है और इस उत्तराखंड के लोगों को भेजने को लेकर ही मुख्यमंत्री ने मुख्य तौर पर उनसे बात की, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले दिनों से सोनू सूद जिस तरीके से लोगों को भेज रहे हैं, चाहे बिहार के लोगों को उन्होंने भेजा, यूपी के लोगों को भेजा, फिर अब उत्तराखंड के लोगों को, तो उस नजरिए से उन्होंने बात की है और काफी देर तक आपस में दोनों की बातचीत हुई है। और सोनू सूद ने उत्तराखंड आने के लिए बात कही है कि वो बद्री केदार धाम के दर्शन के लिए आएंगे जब ही लॉकडाउन खुलेगा, जब उनको अनुमति मिलेगी, और फिर आकर के वो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी मिलेंगे। तो एक तरीके से इस वार्तालाप को अगर हम देखते हैं कि उत्तराखंड के प्रवासी लोगों को भेजने के नजरिए से काफी अहम इसको कह सकते हैं, एक बड़ा योगदान सोनू सूद ने दिया है इस सारे प्रकरण में। जी पूजा। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका। रुद्रप्रयाग जनपद में क्वारंटीन केंद्रों की दयनीय स्थिति बनी हुई है, जिस कारण से प्रवासी ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति
जो है विद्यालय और पंचायत भवनों को क्वारंटीन केंद्र में तब्दील करने के बाद ये हो चुकी है कि वहां पर लोग परेशान हैं। इन केंद्रों में बारिश होते ही पानी टपक रहा है, जिस कारण यहाँ क्वारंटीन प्रवासी रात के समय सो तक नहीं पा रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते इन दिनों हजारों की संख्या में देश विदेश से प्रवासी ग्रामीण रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं। यहाँ पहुंच रहे ग्रामीणों को गांव के पंचायत भवनों और विद्यालयों में क्वारंटीन किया जा रहा है, लेकिन क्वारंटीन केंद्रों की दुर्दशा ऐसी है, देख लीजिए तस्वीरों में आप कैसी इनकी दुर्दशा है। अब स्थिति यह है कि बारिश होते ही यहाँ पानी टपक रहा है, लोग आखिर सोएं तो सोएं कैसे। जो हम मुंबई से आए थे, मुंबई से आके हम ऋषिकेश में रुके थे। ऋषिकेश में रुक के हमें ऋषिकेश 11 दिन हो गए थे। 11 दिन के बाद उन्होंने हमें घर भेजा क्वारंटाइन के लिए मुसाडूम में, ग्राम सभा मुसाडूम, जो कि हमारा विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय मुसाडूम, उसमें है। और जिस दिन हम 3 तारीख को आए थे, इधर देखा तो इधर कोई नहीं था। जो क्वारंटाइन रूम था हमारा, वो ऐसे ही गंदा पड़ा हुआ था, ना सैनिटाइजर किया गया, ना कुछ किया गया, ना हमारे साथ कोई आया इधर। और कल रात को बारिश आई और जो कि इधर पूरा पानी भर चुका है। अंदर जिस क्वारंटीन रूम में पूरा पानी भरा, इतनी हालत बुरी थी हमारी, कल हम पूरी रात सोए नहीं। हमारे क्वारंटाइन सेंटर की ऐसी व्यवस्था हो रखी है। कल रात बारिश आई और सारा रूम के अंदर पूरा पानी फैल गया और कल रात हम लोग सोए नहीं, ठीक। और हमने प्रधान को कॉल किया, प्रधान ने क्या जवाब दिया कि कल सुबह देखेंगे। और उन्होंने ऐसा भी कहा कि हम लोग बाहर सो जाओ। आप लोग ग्रामीण विद्यालय में जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, उनमें एक विद्यालय में कल रात काफ़ी बारिश होने की वजह से बरामदे से और छत से थोड़ा पानी टपकने की शिकायत थी। सुबह जब ये शिकायत मेरे सामने आई थी तो संबंधित नोडल अधिकारी वहाँ गए थे और जो लोग वहाँ पे क्वारंटीन में रह रहे थे, 4 लोग, उनसे भी बात हुई थी। दूसरा विद्यालय वहाँ पे ऑल्टरनेट भी ढूंढा गया था, उसमें भी पहले से लोग क्वारंटीन हुए हैं, तो इसलिए वहाँ पे रखने की संभावना नहीं थी। तो वहीं पे तिरपाल वगैरह लगा के पानी का जो लीकेज हुआ था उसका समाधान किया गया है। इसमें हम ये भी विचार कर रहे हैं कि यदि इसमें पानी की समस्या समाधान नहीं होती है और दोबारा फिर से उसमें बारिश होने पे पानी आता है तो उनको हम लोग वहाँ से शिफ्ट कर देंगे। वर्तमान में उन सभी व्यक्तियों से हमारी बात हुई है, तो वर्तमान व्यवस्था से वो लोग संतुष्ट हैं। ग्रामीण रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल ऑल वेदर परियोजना का निर्माण मानकों के मुताबिक नहीं किया जा रहा। आगामी कुछ समय बाद मानसून सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन विभागीय लापरवाही और निर्माणदायी एजेंसी की मनमानी से कोई बड़ी घटना घटने से इनकार नहीं किया जा सकता। सड़क निर्माण में लगाए जा रहे पुश्तों का कार्य घटिया किया जा रहा है। रेत की जगह पुश्तों में मिट्टी का प्रयोग हो रहा है। ऐसे में मानसून सीजन में सड़क पर आवाजाही करना किसी खतरे से खाली नहीं होगा। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ने का कार्य जारी है। पिछले 2 सालों से 4 धामों को जोड़ने वाली सड़कों पर कार्य किया, लेकिन रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर मानकों के अनुरूप कार्य ही नहीं हो रहा। खिलाफ काम हो रहा है। गुणवत्ता का कतई ध्यान नहीं रखा जा रहा है, बल्कि मैं आप लोगों से चाहूँगा कि घोषतीर और शिवानंदी के बीच में एक बहुत ही सेंसिटिव जोन है, जिसका कि ठेका स्पेशलाइजेशन के नाम पे किसी कंपनी को दिया गया है। और ऑल वेदर रोड का जो कंसेप्ट था वो यही था कि हिल साइड में कटिंग हो, पुश्तों पे कम से कम निर्भरता हो सड़क की। लेकिन वहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि सड़क का 3/4 भाग जो है वो पुश्तों के ऊपर रखा जा रहा है, हिल साइड में कटिंग नहीं की जा रही है। तो इसकी मैंने उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की है। खिलाफ तुलना में इस बार हमारी स्थिति ठीक है और मिट्टी के प्रयोग के कहीं पर शिकायत आई है तो उसका भी सैंपल ले लेंगे और कोई भी ऐसी चीज होगी तो उसको रेक्टिफाई करा जाएगा। और रोहित डीमरी है संवाददाता हमारे साथ। रोहित, हालत इतनी ज्यादा खराब है, एक आपदा उत्तराखंड देख चुका है, उसके बावजूद भी लापरवाहियों की पोल खुलते रहने के बावजूद ये लोग सुधर नहीं रहे।
जैसे कि अगर जो बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे है उसमें इन दिनों ऑल वेदर काम चल रहा है। ऑल वेदर काम के चलते जो डेंजर जोन है कई स्थानों पर उभर आए हैं। पिछले साल की ये बात है कि कई जगहों पर जो काम चला है उसके कारण 10 से 20 ऐसे डेंजर जोन है बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पे जो हल्की सी बरसात से निकल आते हैं, वहां से मलबा गिरना शुरू हो जाता है तो बोल्डर गिरते हैं बड़े बड़े। तो ऐसे स्थिति में कहते हैं कि कल से ही लगातार जो बरसात हो रही है उस कारण जो है काफी दिक्कतें यहाँ पे जो है आम जनता को हो रही है। जो काम भी चल रहा है ऑल वेदर का वह भी घटिया चल रहा है क्योंकि पुस्तकों के निर्माण में मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा पेंटिंग भी सही से नहीं किया जा रही, कहीं पे ज्यादा कटिंग तो कहीं पे कम की जाए। तो ऐसी समस्याएं जो ऑल वेदर काम में देखी जा रही है। तो खासतौर पर देखा जाए तो बरसात जब मानसून सीजन जब शुरू होगा तो उस समय जनता को काफी दिक्कतें हो जाएंगी क्योंकि जो डेंजर जोन है उनका ट्रीटमेंट आज तक नहीं हो पाया है और 2-3 साल से यह ऑल वेदर काम में चल रहा है। एंड डेंजर जोन को अगर ट्रीटमेंट किया था तो लोगों को दिक्कतें नहीं होती। जी अच्छा, अभी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जैसे कि जब से यहाँ पे कह सकते हैं कि जब से ऑल वेदर काम चला है 2 दिन पहले से कोई शिकायत आई थी डीएम साहब की बात की यहाँ पर मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है रेत की जगह पे। तो उसके बाद जांच के आदेश तो फिलहाल दिए गए हैं पर लेकिन यहाँ जांच सिर्फ देखा देखी में देखी जाती है क्योंकि कार्रवाई कुछ बड़ी नहीं की जाती, जिसके बाद जो ठेकेदार है अपनी मनमर्जी में चले। नहीं, इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार है, ये कोई एक्शन नहीं अभी तक। जैसे कि यहाँ पर ऑल वेदर काम चल रहा है वहाँ एक आरजीबी संस्था को दिया गया है पर लेकिन जो आरजीबी संस्था है उसने पेटी कॉन्ट्रैक्ट के तहत यहाँ पर ठेकेदारों को काम दिया हुआ है। तो ऐसे में जो पेटी कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार है वो अपना मुनाफा जो अभियंताओं की मिली भगत यहाँ पर देखने को मिल रही है उस कारण जो है काम में घटिया निर्माण काम यहाँ पर किया जा रहा है और जांच के नाम पर सिर्फ डीएम के द्वारा आदेश किए गए हैं। जांच कमेटी यहाँ बना दी गई है, अब देखना होगा आज में क्या कुछ सामने आता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। अनलॉक 1 में राज्य में शर्तों के आधार पर बाजारों को खोलने की छूट दी गई है लेकिन जिम खोलने की अनुमति सरकार द्वारा अभी तक नहीं दी गई। इसके चलते हरिद्वार के जिम संचालकों में भी गहरा रोष है। इसी के विरोध में हरिद्वार में नेहरू युवा केंद्र से लेकर नगर पुल तक हरिद्वार जिम एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने अर्धनग्न होकर मार्च निकाला। सरकार से जल्द ही जिम खोलने की मांग भी की। जिम संचालकों ने कहा कि जिम में एक्सरसाइज करने से शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है जो कि कोविड-19 के काल में काफी सहायक साबित हो गई। जिम बंद होने से जिम संचालक और कर्मचारी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। सरकार से मांग है कि जिम संचालकों को भी छूट मिलनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और अन्य सभी प्रकार के नियमों का पालन करने को वो भी तैयार है। हम लोग अपना जिम जो है जो सरकार ने किसी भी गाइडलाइन पे खोलने की अनुमति नहीं दी है अभी तक, जो कि 3 महीने से बिल्कुल बंद पड़ा है जबकि सब कुछ खोल चुके हैं सरकार और जिम की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो हमारा सरकार से यही आग्रह है कि जल्द से जल्द हमारा जिम भी समस्त गाइडलाइन के अंतर्गत खोल दिया जाए। हम लोगों की सारी तैयारियां पूरी हैं। हम लोग प्रॉपर सैनिटाइज़र और अपना जो हमारी थर्मल स्कैनिंग है हम सब कुछ जिम में प्रोवाइड करेंगे और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के अंतर्गत हम सब कुछ करेंगे। अपने माध्यम से केंद्र सरकार और अपनी राज्य सरकार से एक ही अपील करना चाहूँगा कि ये जो लॉकडाउन है इसके चलते हुए हमें जो दिक्कत आ रही है प्रॉपर रेंट की, मेन रेंट की है। उसके बाद जो हम अपनी वो कर रहे हैं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये हमारी बिजली का बिल और हमारे जितने भी स्टाफ है उनकी सैलरी वो थोड़ा। सुमित सैनी संवाददाता जुड़ गए हैं। सुमित, अब जिम संचालकों में रोष बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में देखा, यहाँ पर भी इसी तरीके से जो जिम संचालक थे वो जुटे थे और अब वहां पर भी इसी तरीके से ये रोष है। बिल्कुल पूजा, ये लॉकडाउन के चलते जिम भी बंद थे। सभी चीजों को खोल दिया गया। सिर्फ जो 8 तारीख को जो मंदिर है, धर्मस्थल है, वो भी खुल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिम लंबे समय से बंद थे, उसके चलते आर्थिक संकट उनके अंदर पैदा हो, उनकी समस्या हो रही है और इन्होंने आज अर्धनंगन अर्धनंगन होकर प्रदर्शन किया और यहाँ पर मांग रखी कि कम से कम हमारे जो क्योंकि बिल्डिंगों का किराया जो है उनका किराया जा रहा है, बिजली का बिल है, वो कहीं ना कहीं हमें
बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसके चलते कहीं ना कहीं समस्या पैदा हो रही है। तो उन्होंने अपील की है कि जिम को भी खोलने की परमिशन दी जाए। जी। लॉकडाउन में फंसे डे बोर्डिंग स्कूल में हुआ बच्चे का शोषण। आज अचानक बच्चे को लेने पहुंचे माता पिता को बच्चे ने अपनी आपबीती बताई। सहज तुधारा रोड के शालिनी बेवर्ली हिल स्कूल में लॉकडाउन में बच्चा फंसा था। 9 साल का बच्चा लगातार वहां मौजूद था और वार्डन उसके साथ में लगातार शारीरिक बदतमीजी करता था, कपड़े धुलवाता था। अभिभावकों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने वार्डन को गिरफ्तार किया है और वार्डन के अलावा कुछ अन्य स्टाफ का भी नाम शामिल है। वार्डन पर शराब पीकर बच्चे से मारपीट करने के भी आरोप हैं। देखिए, बड़ा ही गंभीर मामला है ये। वार्डन पर शराब पीकर बच्चे से मारपीट के आरोप भी हैं। शारीरिक उसको टॉर्चर किया जा रहा था। ऋषिकेश के मुनि की रेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत झाड़ी निवासी एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे जेल भेजा है। शीशम झाड़ी निवासी एक महिला ने कृष्णा और वासु पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ ट्यूशन पढ़ाने के दौरान दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब बेटी की तबीयत खराब हुई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एक महिला द्वारा ये शिकायत की गई कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक ट्यूशन पढ़ाने के नाम पे घर पे आता था और उसके द्वारा 7 और 8 मई को उसके साथ में कोई छेड़खानी और रेप किया गया था। इसके बाद उनको ये घटना का पता पर कल तब चला जब लड़की के पेट में कुछ दर्द वगैरह महसूस हुआ, तो तब लड़की के द्वारा ये चीज़ बताई गई कि उसके साथ में घटना हुई है। इस मामले में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और कृष्णा उर्फ वासु, इसकी उम्र 20 साल है, इस युवक को पुलिस द्वारा। मसूरी में एक युवक सड़क हादसे में घायल हो गया। इस हादसे का कारण कोई गाड़ी या इंसान नहीं बल्कि सड़क पर पड़ा कचरा था। युवक बाइक से जा रहा था, तभी सड़क पर पड़े मलबे के कारण उसकी बाइक फिसली। सड़क से दूसरी सड़क पर वो जा गिरा और पूरा मामला पिक्चर पैलेस मासोनिक लॉज बस अड्डे का है ये, जहां पर डुमरी जाने के क्रम में एक युवक सड़क किनारे पड़े मलबे के कारण बाइक से एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा गिरा, गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं आसपास के स्थानीय लोगों ने गंभीर हालत में युवक को अस्पताल पहुंचाया। पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई। ये तस्वीर जरा देखिए, कैसे एक सड़क पर चलता युवक दूसरी सड़क पर वहां पड़े कचरे के कारण गिर जाता है और इतनी ऊंचाई से गिरता है पूरी बाइक के साथ में। आप सोच सकते हैं उसका हाल क्या रहा होगा। काशीपुर का दमकल विभाग सीमित संसाधनों के साथ जंग लड़ रहा है। इन्हीं में से ये है हाइड्रेंट, जो कि जल संस्थान की लापरवाही भरी कार्यप्रणाली के चलते खराब स्थिति में है। एक तरह से जमीन में समा चुके हाइड्रेंट की वजह से अग्निशमन विभाग अपंग हो चला है। आलम यह है कि शहर में कहीं भी आग लग जाए तो बुझाने के लिए लगाए गए हाइड्रेंट अब सहारा नहीं बन पाएंगे। आपको बता दें कि काशीपुर शहर में कुल 13 स्थानों पर हाइड्रेंट लगे हैं, जिसमें से 8 जल निगम, 5 जल संस्थान के अंतर्गत आते हैं। अब ये हाइड्रेंट दफन हो चुके हैं। करीब 2 लाख की जनसंख्या वाले काशीपुर शहर में अगर क्षेत्र में गली मोहल्ले में आग लग गई तो शहर के बाजार और तंगलियों में आग पर काबू पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन के द्वारा दमकल विभाग को आग बुझाने के लिए जो संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं वो तो नाकाफी हैं।
तो इस तरह से 8 अमृत योजना के अंतर्गत और 2 पुराने फायर हाइड्रेंट चालू अवस्था में है। देखिए, काशीपुर क्षेत्र में टोटल 13 हाइड्रेंट हैं, जिसमें से आज 8 जो है जल निगम के वो कार्यशील दशा में हैं। हमारे द्वारा जो है अभी 2-3 महीने पहले उनका जो है निरीक्षण किया गया, तो वो कार्यशील दशा में पाए गए, और जो जल संस्थान के 5 हैं वो अकार्यशील दशा में पाए गए। काशीपुर में लॉकडाउन की मार विद्युत विभाग पर ऐसी पड़ रही है कि लोग हाहाकार कर रहे हैं। लॉकडाउन के बीच बिजली विभाग बिजली के बिल नहीं वसूल पा रहा, विभाग को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। काशीपुर विद्युत विभाग द्वारा प्रतिमाह लोगों से बिजली के बिल के रूप में 35 से 40 करोड़ रुपए वसूले जाते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते विद्युत विभाग के सामने कई परेशानियां खड़ी हो गई। कारण है कि लोगों द्वारा समय से विद्युत बिल का भुगतान नहीं हुआ, जिससे विभाग को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। काशीपुर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता विजय कुमार सकारिया ने बताया कि लोगों द्वारा समय से अपना बिजली का बिल भुगतान नहीं किया जा रहा। अप्रैल माह में 30% और मई माह में 45% लोगों ने ही बिजली के बिल का भुगतान किया है। तो हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो लगभग 35 से 40 करोड़ पर मंथ का है, जबकि पिछले महीने हम लगभग 16 करोड़ ही वसूल कर पाए हैं। उपभोक्ता द्वारा जो जमा नहीं किया गया है, इससे हुआ को काफ़ी नुकसान हुआ। लगभग 45% का जो है कनेक्शन हमारा हो रहा है एवरेज। कुल विभाग द्वारा इसमें लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए हम अनाउंसमेंट और पेपर में भी सबकी